हेलो डियर लिविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो टेस्ट दे करके आप लोग घर पे आ चुके होंगे और बेसब्री से आप लोगों को इंतजार होगा आंसर का। तो आंसर की के साथ साथ आपको मिलने वाला है वीडियो सॉल्यूशन। तो ये आज हमारा मिड सेशन ग्रैंड रिवीजन टेस्ट सीरीज का फेज सेकंड है, जो 6 जनवरी को कुशलता पूर्वक संपन्न हुआ। बेटा इसमें जो मुख्य रूप से आज हमारे टॉपिक के क्वेश्चंस थे, केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन और इक्विलिब्रियम। बेटा काइनेटिक, इक्विलिब्रियम और कोऑर्डिनेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। एग्जामिनेशन में बेटा रेगुलरली इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केमिकल काइनेटिक्स से 1 या 2 क्वेश्चन आना ही आना है आपका। इक्विलिब्रियम मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है बेटा, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कोऑर्डिनेशन तो कुछ कहना नहीं बेटा, 4 से 5 क्वेश्चन इससे फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो चलिए बेटा, आप लोगों ने जो पेपर सॉल्व किया है उसमें जो भी गलतियां हुई हैं या जो भी मिस्टेक आपने किया है, उन मिस्टेक्स को दूर करते हैं और ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि आगे फिर वो गलतियां हम लोग नहीं करेंगे। तो चलते हैं बेटा, सबसे पहले आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। और ये है हमारे वो होनहार जो विभिन्न मेडिकल कॉलेज में अभी अध्ययनरत हैं। इन सभी लोगों को देखिए और इनसे मोटिवेट होइए, और ये जगह आपके लिए है। तो इस जगह को बेटा ऑक्युपाई करिए। सबसे पहले आते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन गैसियस रिएक्शन बिटवीन x एंड y, x plus 3y change into xy2, the initial rate are reported as following, the x, y and rate। देखो बेटा इस क्वेश्चंस में, इस तरह के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं बेटा। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। देखिए बेटा, सबसे पहले तो इसका जो तरीका है, हम लोग इसको अगर सिस्टमेटिक सॉल्व करना चाहें तो बेटा पहले हम अपना जो है एक रेट इक्वल टू के और x पे पावर सपोज a और y पे पावर हम लोग b बनाए। बेटा जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है ये एक्सपेरिमेंटल डाटा पे बेस्ड होता है, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किए जाते हैं। थ्योरेटिकली इसको बेटा हम लोग देख के नहीं कह सकते हैं कि यहां x है और ये y का जो स्टाइक्योमेट्री होगा वही इसके ऊपर पावर के फॉर्म में आ जाएगा। ये बात हम लोग नहीं कह सकते हैं। एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप देख रहे हैं, ये पहला एक्सपेरिमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो एक तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सपोज अगर आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से इक्वेशन फॉर्म करना चाहते हैं तो आप लिखोगे बेटा इसका रेट जो है 0.002 है, 0.002 और उसके बाद ये k और 0.1 पे पावर जो है x है, 0.1 पे पावर सपोज ये a मान के चल रहा है तो a हो गया और ये हो गया b। ऐसे ही बेटा फिर आप दूसरा इक्वेशन फॉर्म करिए, 0.002 इज इक्वल टू k, 0.2 द पावर a एंड 0.1 टू द पावर b। एंड तीसरा जो इक्वेशन है बेटा 0.008 इज इक्वल टू k, 0.3 पावर a एंड 0.2 पावर b। और चौथा इक्वेशन जो है वहां पर आप इसको फॉर्म करेंगे 0.018 इज इक्वल टू k, 0.4 पावर a एंड 0.3 पावर b। ये 4 इक्वेशन मिल गए और इन 4 इक्वेशन से आपको a और b की वैल्यू निकालनी होती है। जब भी आपको सपोज मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो हम ऐसे 2 इक्वेशन को सेलेक्ट करते हैं जिसकी वैल्यू सेम हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं जो है a की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मैं ऐसे 2 इक्वेशन लूंगा जहां b की वैल्यू क्या हो जाए, सेम। तो मैं कह सकता हूं कि आप करिए इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन
2। जब आप इक्वेशन 1/2 करेंगे, इसको डिवाइड किया, सपोज आपने 0.02 बाई 0.02, के कैंसिल हो जाएगा, 1/2 पे पावर आ जाएगा 1 और यहां पे वैल्यू आ गई 1। 1 इज इक्वल टू 1/2 दी पावर a, यानी इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 दी पावर 0। तो यहां पर a इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। यहां पर a की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। मतलब एक चीज तो क्लियर है, x के ऊपर जो पावर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 0। यानी हमने देखा बेटा x के ऊपर जो पावर हमारा आया वो 0 हो गया, मतलब ये वाला आंसर और ये वाला आंसर तो नहीं होगा। अब बात आती है बेटा, इसका मतलब कि इसके ऊपर पावर 0 है, मतलब इनके कंसंट्रेशन का समझिए कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट कोई चेंज नहीं हो रहा। फिर हम क्या करते हैं, जैसे इक्वेशन 1/2 हमने किया, ऐसे ही सेम आप इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 3 कर दीजिए। अगर इक्वेशन 2/3 आप करते हो तो भाई देखो यहां पर 0.2 बाई 0.3 पे पावर क्या होगा, 0। ये 1/2 पे पावर क्या हो जाएगा, b, और ये डिवाइड करेंगे तो 2/8 आ जाएगा, 1/4 या 1/2 दी पावर आप लिख सकते हैं 2। तो b की वैल्यू निकल के आ गई 2, यानी हमारा b वाला आंसर क्या है, सही है। तो बेटा प्रोसेस तो इसको सॉल्व करने का ऐसा है, लेकिन एग्जाम में हम लोग ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम में बेटा हमने आपको बताया इसका एक बहुत आसान तरीका, जैसे देखिए एक तरीका तो इसका सॉल्व करने का ऐसे है जो आपने प्रोसेस से सॉल्व कर लिया, लेकिन हमने इसका एक छोटा सा ट्रिक आपको बताया है। इसका तरीका जो मैंने आपको बताया है बेटा, वो तरीका क्या है सॉल्व करने का, इस पे आ जाइए। तो बेटा इस पे मैंने आपको एक ढपना मेथड बताया था। ढपना मेथड में क्या करते हैं कि जो दो वैल्यू सेम होती है उसको ढप देते हैं। सपोज मैं इक्वेशन 1 और 2 लिया, देखिए मैं इसको एक बार पूरा हटाता हूं बेटा, मैं इसको यहां से पूरा डिलीट कर देता हूं। चलिए फिर से मैं उठाता हूं और आपको बताता हूं ढपना मेथड, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय ढपना मेथड। ढपना मेथड, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसको मैंने ढक दिया, मतलब समझ लीजिए कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने इसको यहां पर ऐसे ढक दिया। दिस इज कॉल्ड द ढपना मेथड। नाउ कंपेयर दिस विथ दिस। आप 1 से 2 गए, मतलब आपने इसको क्या किया, डबल किया, और यहां पे कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। दिस इज कॉल्ड ढपना मेथड बेटा। इसको डबल करने पर रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब कि इसके ऊपर पावर हमारा क्या है, 0। कंसंट्रेशन को बढ़ाया लेकिन रेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मैं कंसंट्रेशन को डबल करता हूं और रेट हमारा डबल हो गया, इसका मतलब कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैंने कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट 4 गुना हो गया, कंसंट्रेशन के पावर क्या हो गया, 2 हो गया। मैंने कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट हाफ हो गया, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां से पता चला बेटा ये सेम था, मैंने इसको ढप दिया, ढपना मेथड, और ये 1 से 2 गया, मतलब ये डबल हुआ और इसके ऊपर कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब इसके ऊपर पावर क्या आ गया, 0। चलिए एक पावर तो निकल के आ गया भैया। अब आते हैं हम लोग दूसरे पावर पे। बेटा हमको जब पता चल गया इसके ऊपर पावर 0 है ना, तो इसके कंसंट्रेशन का कोई मतलब है नहीं है, छोड़िए हटाइए बवाल। हमने लिया बेटा इक्वेशन 2 और 3 को, मैंने ये दो इक्वेशन लिए, मैंने 1 से 0.1 से 0.2 गया, इसका मतलब इसके क्या हुआ, डबल, और 2 से 8 गुना, मतलब ये कितना टाइम हुआ, 4 टाइम। इसको डबल करने पे ये 4 गुना हो जा रहा है, मतलब इसके ऊपर पावर क्या है, 2, यानी आंसर बी इज करेक्ट। तो इसका जो आंसर है बेटा वो बी है। चलिए बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही लगाया होगा इसका आंसर। चलते हैं आगे। ये देखिए ये आ गया आपके फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का क्वेश्चन। कह रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जब भी मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखूं मेरा दिल फटाफट बोले 2.303 T log A0 अपॉन AT। बेटा जी ये ऐसा फॉर्मूला है जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। आप लास्ट ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए तो केमिकल काइनेटिक्स का ये फॉर्मूला हार्ट है, जान है, मतलब क्वेश्चन इस पे आए ना ऐसा हो नहीं सकता। ये होता है बेटा इनिशियल वैल्यू, और ये वो वैल्यू होती है जो फाइनल वैल्यू है, ठीक है ना। दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल एंड दिस इज द टाइम टेकन। हमको बोला गया कंसंट्रेशन ऑफ ए रिड्यूस फ्रॉम 1 टू दिस वैल्यू इज 1, ठीक है, और दिस वैल्यू इज 0.125,
ठीक है भैया। और बोल रहा है कि टाइम जो इसमें लगा है वो है हमारा 1 घंटा, 1 घंटा टाइम लगा। ठीक, चलो बेटा यहां से टाइम निकाल लिया। और ये टाइम, एक चीज ध्यान यहां दीजिएगा कि हमसे जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो सेकंड में पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इसको पूरा जब आप सॉल्व करिएगा कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करने के बाद जो है इसके टाइम को जो है ना घंटा दिया हुआ है, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट यानी 3600 सेकेंड। यहीं से बेटा इसको सेकंड में लेकर के चलिएगा, ठीक है ना। तो चलिए बेटा मैंने इसको 3600 सेकंड कर दिया, यानी k इक्वल टू 2.303 बाई 3600, और ये हो गया लॉग, ये हो गया 1.125, 1/0.125। अब देखिए बेटा इसको आपने सॉल्व करना है 1/0.125, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल दीजिएगा, और जब k की वैल्यू आपको मिल जा रही है तो k बराबर क्या होता है 0.693 अपॉन t हाफ। बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसके k की वैल्यू और इसके k की वैल्यू दोनों सेम होगी, यानी दिस इज इक्वल टू 0.693 अपॉन t हाफ। और यहां से देखिए बेटा तो एक अननोन डाटा मिल रहा है, और इस अननोन डाटा को बेटा सॉल्व कर दीजिएगा, और सॉल्व करने पर आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बेटा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके क्वेश्चन में करना क्या होता है ये सुनिए बेटा। देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें दिया हुआ ये है हमारा मेन रिएक्शन, ठीक है ना। दिस इज माय मेन रिएक्शन, और इसके 2 स्टेप दिए हुए हैं, ये है स्टेप 1 एंड दिस इज द स्टेप 2। ये स्टेप 1 है और स्टेप 2 दिया हुआ। जब भी हमको रेट लिखना होता है, सपोज मैं इस पे अपने मन से लिख देता हूं, ये K1 है, ये K2 है और सपोज K3 है। मैंने लिखा यहां पर रेट इज इक्वल टू K3 O एंड O3। मैंने ये रेट ला एक्सप्रेशन लिखा क्योंकि स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमिन स्टेप। मैंने स्लो को जब लिखा तो देखा हमको यहां O मिल रहा है, और मेन रिएक्शन में तो हमारे O कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हमने सोचा इसका मतलब हो ना हो ये जो O है हमारा वो इंटरमीडिएट है। O जो है हमारा वो क्या है इंटरमीडिएट है, और अब इस इंटरमीडिएट की वैल्यू कहीं ना कहीं से हमें फाइंड करनी है। अब हमको O और कहां दिखाई दे रहा है, तो आप देखिए स्टेप 1 में आपको O दिखाई दे रहा है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। दिस इज इक्वल टू K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड। यू कैन राइट K1 अपॉन K2 दैट इज इक्वल टू O2O अपॉन O3। अब यहां देखिए बेटा आपने जो वैल्यू निकाला है यहां पर K1 अपॉन K2, ठीक है, K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू K1 अपॉन K2, ठीक है। सॉरी बेटा यहां पे देखिएगा ये रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट मैंने लिख दिया, दिस इज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यही होता ना, K1 अपॉन K2 दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दिस इज O2 का स्क्वायर अपॉन O इनटू क्या हो जाएगा O3। अब यहां से हम O की वैल्यू निकालते हैं। अगर हम यहां से O की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा K2 अपॉन K1 दैट इज O, दिस इज O2 का स्क्वायर अपॉन O3, ठीक है। यहां पे O2 का स्क्वायर O3 आ गया। अब इस O की वैल्यू को उठा करके यहां पर क्या करना है हमें पुट कर देना है। जब O की वैल्यू यहां पर हम पुट करेंगे, देखो बेटा कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है, रुक जाए बेटा। देखिए यहां से लेते हैं इक्विलिब्रियम वाले से, हमें O की वैल्यू यहां से क्या करनी है फाइंड करनी। देखिए देखिए थोड़ा सा गलती हो गया बेटा, हम इसने इक्वेशन को कंसीडर कर लिया है। चलिए फिर से देखते हैं बेटा इसको क्या करना है। सबसे पहले स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमिन स्टेप, फाइनली डन। ये हमारा स्लो स्टेप है, ये रेट डिटरमिन स्टेप है। इसके लिए मैंने रेट लिख दिया, रेट इक्वल टू K3 O3। अब ये हमारा इक्विलिब्रियम से आया, K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड, K1 अपॉन K2 दैट इज इक्वल टू O2O, यानी ये है प्रोडक्ट और ये है रिएक्टेंट O3। अब यहां से O की वैल्यू हमें निकालनी है, तो K1 अपॉन K2
O3 अपॉन O2 दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ O। मतलब ये है ना बेटा, पहले स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमिनेंट स्टेप। हम स्लो वाले स्टेप की वैल्यू लिखे, मैंने स्लो वाले के लिए रेट लिखा, हमको O इंटरमीडिएट मिला, इस O इंटरमीडिएट की वैल्यू को यहां से मैंने फाइंड किया और इसकी वैल्यू उठा के हमने यहां पुट किया। जब पुट करोगे बेटा तो रेट इक्वल टू यहां आ जाएगा K3 K1 अपॉन K2 O3 और O2 और ऊपर है तुम्हारा O3, यानी पूरा सॉल्व करने पर K1 K3 अपॉन K2 इज इक्वल टू O3 का स्क्वायर और O2 पे पावर आ गया -1। तो आप देख सकते हैं आंसर बी इज करेक्ट। तो बेटा देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसका तरीका यही है, स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमिन स्टेप। स्लो स्टेप हमारा रेट डिटरमिन स्टेप होता है, उसके बाद बेटा जो इंटरमीडिएट आता है उसका कंसंट्रेशन हम लोग पता करते हैं। चलिए इसके बाद है बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा हाफ लाइफ पीरियड फॉर कैटालिटिक डिकम्पोजिशन Ab3 50 से ये 100 हुआ, मतलब ये क्या हुआ डबल, और ये टाइम 4 से 2 हो गया, मतलब ये क्या हो गया हमारा हाफ हो गया। ठीक है ना, मतलब टाइम हमारा हाफ हो रहा है, एक को डबल कर रहे हैं दूसरा हाफ हो जा रहा है, इसका मतलब यह है कि हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। बेटा देखिए हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन हो तो वो 0 ऑर्डर होता है, डिपेंड ही ना करे तो वो फर्स्ट ऑर्डर होता है, और इनवर्सली रिलेशन हो तो बेटा वो सेकेंड ऑर्डर होता है। 54 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, A reaction take place in 3 steps. The rate constant are K1, K2, K3. K equal to K1, K3, K2. Activation energy are given. The overall energy is. पहले तो देखिए बेटा, ये आर्हेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है। आर्हेनियस इक्वेशन हम लोग देखते हैं, K equal to A E पावर माइनस EA अपॉन RT, फिर K1 इज इक्वल टू A E पावर माइनस EA1 अपॉन RT, K2 इज इक्वल टू A E पावर माइनस EA2 अपॉन RT, K3 इज इक्वल टू A E पावर माइनस EA3 अपॉन RT। जब सब कुछ ना करिए, सबकी वैल्यू रख दीजिए। मैंने यहां पे रखा E पावर A माइनस EA अपॉन RT, और यहां पे रख दिया बेटा क्या है K1 K3 है, यानी A E पावर माइनस EA1 अपॉन RT और A पावर E माइनस EA3 अपॉन RT, और K2 रखना है तो A E पावर माइनस EA2 अपॉन RT। यही रखा है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जैसे यहां पर बोल रहा है वो मैं वैल्यू रख देता हूं। अब देखिए बेटा पहले तो A कॉमन है, सब क्या हो जाएगा कैंसिल। अब E पावर माइनस EA अपॉन क्या हो गया RT। अब देखिए यहां पर E पावर, अगर आप सबको एक्सपोनेंशियल को एक साथ से ले लीजिए तो ये हो जाएगा EA1 माइनस EA1 EA2, और ये ऊपर जाएगा EA3 माइनस EA2 अपॉन हो जाएगा RT। ये पूरा इधर पावर हो गया। बेटा दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल है, आप दोनों तरफ ln ले लीजिए। क्या ले लीजिए बेटा ln, और जैसे ही आप ln लेंगे तो हो जाएगा E1 अपॉन RT। मैंने बोला था E बेसी हटाना हो तो ln आप दोनों साइड ले लीजिए, E क्या हो जाएंगे कैंसिल, E अपॉन RT इज इक्वल टू माइनस है माइनस EA1 EA3 माइनस EA2 अपॉन RT, दोनों साइड माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, RT RT क्या हो गया कैंसिल, आया क्या EA इज इक्वल टू EA1 EA3 माइनस EA2। EA1 कितना है आपका 60, और EA3 कितना है 10, और EA2 कितना है 30, 70 माइनस 30 इक्वल टू 40। आंसर आ गया A। तो बेटा देखिए क्वेश्चन तो बड़ा आसान था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, मैथमेटिक्स था, आर्हेनियस इक्वेशन था, तो बेटा देखिए इसको आप लगा सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, 55 का आंसर आ गया A। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन, देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में क्या गलतियां करेंगे बेटा आप वो भी मैं आपको पहले बता देता हूं। कह रहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
SO3 मतलब DSO3 अपॉन DT, दैट्स वैल्यू इज 1.6 इंटू 10⁻³ kg पर मिनट। पहली बात तो kg पर मिनट में हम कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, रेट जब भी लगाते हैं उसके लिए मोल पर लीटर पर सेकंड होना चाहिए, या मिनट भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। पहले इस kg को मैं ग्राम में बदलता हूं, 1.6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ दिस इज ग्राम पर मिनट। अब इसको मैं मोल पर मिनट में कन्वर्ट करता हूं। मोल पर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO3 से डिवाइड करूंगा। 48 प्लस 32 80 हो जाएगा, तो 1.6 अपॉन 80 ये हो जाएगा हमारा मोल पर मिनट। ये मोल पर मिनट हो गया DSO3 अपॉन DT। जब आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 1/2 DSO2 अपॉन DT इज इक्वल टू माइनस DO2 अपॉन DT इज इक्वल टू 1/2 DSO3 अपॉन DT। ठीक है, अब यहां पर हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है DSO2 अपॉन DT, यानी ये पूरा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, ये पूरा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो इक्वेट करने के बाद आएगा DSO2 अपॉन DT इज इक्वल टू DSO3 अपॉन DT, और इसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 80 मोल पर मिनट। लेकिन ये हमारा आंसर थोड़ी है, हमारा आंसर मोल पर मिनट में नहीं, हमको केजी में लाना है, तो पहले इसको ग्राम में बदलिए, तो वही चीज करेंगे। 1.6 80 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO3 32 32 64 हो जाएगा, और 64 में कन्वर्ट करने के बाद देखिए, ठीक है 64 इसको कन्वर्ट कर दिया, दिस इज ग्राम पर मिनट। अब इसको केजी में बदलना है तो 1.6 बाई 80 इंटू 64 इंटू 10⁻³ ये बदल गया हमारा केजी पर मिनट में। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा डी। 56 का आंसर जो है वो है डी बेटा। तो देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको मैंने कराया है, और इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये छुपा हुआ था बेटा कि जो यूनिट है, यूनिट में विशेष ध्यान देना, यूनिट में मैंने केजी दिया था, केजी को आपने मोल में कन्वर्ट किया, फिर रेट ऑफ रिएक्शन को इक्वेट किया, उसके बाद फिर उसको आपने जो है कन्वर्ट किया ग्राम में, और फिर कन्वर्ट किया केजी में। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था बेटा ये। चलिए 56 के बाद है 57, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की श्रृंखला में एक और क्वेश्चन, और जबरदस्त क्वेश्चन है जिसमें आप लोग जल्दीबाजी में गलतियां करते हैं। B प्लस हाफ C। मैंने बोला कि इनिशियल जो प्रेशर है उसका 100 है। प्रेशर के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, इनिशियल प्रेशर इसका 100 है, इसका मतलब क्या है, ये 100 है, यानी टाइम t इक्वल टू 0 है, ये 0 होगा, ये 0 होगा, लेकिन कुछ समय के बाद ये 100 माइनस x होगा, तो ये x होगा, ये x/2 होगा, और इस समय जो हमारा प्रेशर है वो 120 है, यानी 100 माइनस x प्लस x/2 दैट इज इक्वल टू 120। प्रेशर के क्वेश्चन में ध्यान देने की बात यह है बेटा, कभी वो इंडिविजुअल रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का प्रेशर नहीं देता है, वो हमेशा पूरा कंटेनर का प्रेशर देता है। ये 120 है, x कैंसिल हो गया, 100 प्लस x/2 इज इक्वल टू 120, और यहां से x की वैल्यू हमने निकाल दिया तो आ गया 40। अब हमसे पूछ रहा है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A2, तो आप देखिए ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, ये 100 है, ये 100 माइनस x है, तो जब आप A2 का लेंगे dA अपॉन dt के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा x/t, x की वैल्यू है 40 और टाइम आपको दिया हुआ है 5, तो आंसर हमारा मिल जाएगा 8 mm पर मिनट। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन में आते हैं 58 क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है बेटा कि केसी दिया हुआ है, आपको क्या दिया है यहाँ पे, केसी। तो पहले ये बताइए, और इक्विलिब्रियम पे सबका कंसंट्रेशन है z का स्क्वायर अपॉन y, और x का क्या हो गया स्क्वायर, दिस वैल्यू इज 2.25, और यहां पे देखिए z जो है हमें कितना दिया हुआ है, z जो है हमारा 3 मोल है, यानी कि 3/1 का स्क्वायर, ठीक है ना, और उसके बाद हमें 2 मोल ऑफ x दिया हुआ है, यानी कि 2/1 का स्क्वायर इंटू ये आपको पूछ रहा है y, ठीक है ना। तो यहां से देखिए
ये हो जाएगा। आप यहां से आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं बेटा, यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा 9/2.25 इंटू 4, और शायद सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। और हमसे यही पूछ रहा है व्हाट वुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ y एट इक्विलिब्रियम, देन y इज इक्वल टू 1। चलिए 58 का आंसर हो गया 1। फिर अगला आते हैं बेटा 60 फॉर द डिसोसिएशन ऑफ PCl5। जैसे मान लीजिए हमें दिया हुआ है PCl5, ये टूट के बना रहा है PCl3 और Cl2, ठीक है। हमने बोला सपोज इसका A मोल हो, इसका 0, इसका 0, अगर इसमें से X टूटेगा तो ये X बनेगा और ये X बनेगा। मुझे लिखना है पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, तो मैं लिखूंगा X और उसके बाद मैं टोटल मोल लूंगा, तो A माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर A प्लस एक्स हो जाएगा। ये हो गया A प्लस एक्स एंड दिस इज द PT। इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अगर हम लेंगे तो वो भी x अपॉन A प्लस एक्स इंटू क्या होगा PT। हम देख रहे हैं कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 है वही पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl2 के बराबर है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl2 अगर हमें निकालना हो तो हम मोल लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 इंटू PT, और मोल फ्रैक्शन आप देखिए तो टोटल प्रेशर तो 1 दिया है और मोल फ्रैक्शन जो है वो आपको दिया 0.3, यानी 0.3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 0.3। दोनों के पार्शियल प्रेशर आपस में बराबर होंगे, यानी पार्शियल प्रेशर इसका आ जाएगा 0.3। चलिए 60 के बाद है 61। 61 बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप जानते हैं रिलेशन है बहुत अच्छे से, Kp इक्वल टू KC RT पावर डेल्टा N। हम लोग कहते हैं अगर डेल्टा N की वैल्यू 0 हो तो Kp इक्वल टू KC होता है, डेल्टा N इज ग्रेटर देन 0 हो तो Kp इज ग्रेटर देन KC होता है, डेल्टा N इज लेस देन 0 हो तो Kp इज लेस देन KC होता है। लेकिन इसी में अगर हम लोग कह दे कि बेटा RT की वैल्यू अगर 1 है तो हर कंडीशन में Kp इक्वल टू KC के बराबर होगा। RT की वैल्यू अगर लेस देन 1 हो जाए तो जो मैंने बोला उसका ठीक रिवर्स हो जाएगा। अब यहां पर देखिए तो हमें यह दिया हुआ 0.05 और KC फाइंड करना है, ठीक है। R के टर्म में इसको R ही रहने दीजिए, डेल्टा N निकालना है तो 3 1 4 और ये 3 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। RT पे पावर क्या रहे 1 रहे। टेम्परेचर जो है हमारा 1000 है। अब देखिए टेम्परेचर 1000 है, R दिया हुआ है, तो बेटा यहां से आप KC की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 बाई R, क्योंकि KC बराबर ये देखिए ना 0.05 अपॉन 1000 इंटू R, ये लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 और ये ऊपर चला गया तो 10 टू पावर माइनस 3 हो गया, तो 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 बाई क्या आ जाएगा R। तो 61 का आंसर जो है वो D हो गया। कम टू द 62। पहली बात तो देखिए जो सॉलिड होता है सॉलिड का एक्टिव मास कांस्टेंट होता है, क्योंकि एक्टिव मास मॉलिक्यूलर वेट और डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ये दोनों वैल्यू सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए कांस्टेंट होती है, और उस कांस्टेंट की जगह को हटाने के लिए हम लोग 1 लिखते हैं। सपोज अगर इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बोलूं इसका Kp क्या होगा, तो Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के बराबर होगा, क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड की कोई वैल्यू नहीं होगी। और डेल्टा G का फॉर्मूला जो होता है डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस RT ln Kp होता है अगर आइडियल गैस है तो, और इस Kp की जगह हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, यानी कि हमारा जो आंसर है वो B है। डेल्टा G नॉट ध्यान दीजिएगा, डेल्टा G वहां पर नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ डेल्टा G वहां पर नहीं होगा क्योंकि डेल्टा G इक्विलिब्रियम पर 0 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सॉल्व करेंगे इसको तो सॉल्व हो जाएगा बेटा। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बेटा इसका एक इक्वेशन उठाता हूं मैं जो Kp1 वाला है, x चेंज इनटू 2y एंड वैल्यू इज Kp1। मैंने माना इसका इनिशियली 1 मोल है, ये 0 है, इसमें से x गया बना ये 2x, तो बेटा n टोटल इसका कितना हो जाएगा 1 प्लस x। मैं लिखना चाहता हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ x, तुम बोलोगे मोल फ्रैक्शन अपॉन टोटल प्रेशर इनटू मान लो इसका प्रेशर जो है वो P1 है। मैं लिखना चाहता हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ y, तो तुम बोलोगे 2x अपॉन 1 प्लस x इंटू
P2। और मैं अगर लिखना चाहूं Kp1 तो Kp1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर और P2 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x बाई 1 प्लस एक्स इंटू P1। ये Kp1 निकल गया। अब जरा बात करते हैं हम लोग Kp2 के लिए। जब हम Kp2 पे आते हैं, दूसरा इक्वेशन लिखना हमने शुरू किया, Z चेंज इंटू P प्लस Q। सपोज ये 1, ये 0, ये 0, ये 1 माइनस एक्स, ये x और ये x, एंड टोटल लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स। मैं लिखना चाहता हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ P, पार्शियल प्रेशर ऑफ P लिखेंगे तो ये होगा बेटा x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू P2। पार्शियल प्रेशर ऑफ Q लिखेंगे तो x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू P2। और पार्शियल प्रेशर ऑफ अगर मैं Z लिखना चाहूंगा तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। ठीक है, आपने P Q Z तीनों लिख लिया। अब इसका Kp2 लिखना चाहते हैं, देन Kp2 इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू P2, x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू P2, और फिर यहां से ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इंटू P2। अब ये Kp1 है और Kp2 है बेटा, सब कट कुट जाने वाला है। बस तुम एक काम करो, ध्यान से इनको डिवाइड करो। Kp1 बाई Kp2, Kp1 बाई Kp2 का रेशियो 1:9 है, इसको रहने दीजिएगा, बराबर 1/9। यहां रहने दीजिए, जरा Kp1 को पहले रखिए तो Kp1 हो जाएगा बेटा यहां 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू Kp1 में लिखना चाह रहा हूं Kp1, एक मिनट सॉरी, यहां पे देखिए 1 रहेगा, Kp1 रहेगा, ये भी P1 ही है। ठीक है, तो यहां पे भी P1 ही है। अब यहां से P1 और P1 कट जाएगा तो एक P1 बचेगा। यहां पे ऊपर हमारे बच रहा है P1, और फिर नीचे की तरफ अगर हम आ रहे हैं तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, एक P1 कट गया। अब लिखना चाहते हैं हम P2, तो P2 लिखोगे, ये डिवाइड होगा तो यहां पर आएगा x स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा P2 का स्क्वायर, और ये चला जाएगा ऊपर तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इंटू P2। अब ध्यान से देखिए, तो ये पूरा कटा, ये इसको पूरा काटा, ये इसको काटा, तो बचा क्या, हाँ Kp1 बाई Kp2 इज इक्वल टू 4 अपॉन P1 अपॉन P2, और ये है 1/9, तो यानी 1 अपॉन 36 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। आंसर गया डी, क्योंकि x की वैल्यू क्वेश्चन में सेम दिया हुआ है। थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है बेटा, लेकिन क्वेश्चन बहुत जानदार और शानदार है। दोनों के अल्फा की वैल्यू क्या है, सेम है। चलिए 64 के बाद 65 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, देखिए बेटा, थोड़ा न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन था वो काफी हद तक आपका जा चुका है। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन में। डेल्टा 0, ये 0 बता रहा है कि ऑक्टाहेड्रल के लिए स्प्लिटिंग है, और जब भी ऑक्टाहेड्रल के लिए स्प्लिटिंग होती है, ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग में आप जानते हैं बेटा कि जो हमारा डी ऑर्बिटल होता है पहले वो ग्राउंड स्टेट में होता है, और फिर जब उसको पता चलता है कि लिगेंड का अप्रोच होने वाला है, तो लिगेंड के अप्रोच होने में हम लोग कहते हैं कि जब भी लिगेंड का अप्रोच होता है, वो लिगेंड का अप्रोच जब होने वाला होगा, इसका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, और एनर्जी लेवल बढ़ने के बाद ये टूटने की कंडीशन में आ जाता है, और ये दो एनर्जी सेट में टूटता है, लोअर एनर्जी सेट और हायर एनर्जी सेट। लोअर एनर्जी सेट वाले को बोलते हैं बेटा हम लोग T2G, और हायर एनर्जी सेट वाले को बोलते हैं बेटा हम लोग इजी। दिस इज T2G एंड दिस इज इजी। इसकी एनर्जी कम क्यों होती है, इसकी एनर्जी ज्यादा क्यों होती है, ये डिपेंड करता है लिगेंड का अप्रोच कैसे हो रहा है। ऑक्टाहेड्रल के अंदर मैंने आपको बताया लिगेंड जो है वो एक्सिस पकड़ के आता है, यानी रोड पकड़ के आ रहा है, तो रोड पे जितने लोग मिलेंगे उनके साथ रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा, और जो लोग रोड के किनारे खेतवानी में मिलेंगे उनके साथ रिपल्सन क्या होगा, कम। तो ये रोड वाले लोग हैं, ये रोड वाले लोग हैं, ये खेतवानी वाले लोग हैं, ठीक। इसीलिए बेटा इसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी ज्यादा, क्योंकि इनके साथ रिपल्सन ज्यादा, इनका एनर्जी लेवल ज्यादा। अब देखिए जब वीक फील्ड लिगेंड है तो
तो मैंने बताया था मैं एक गरीब आदमी हूं, मेरा दुतल्ला मकान है, मेरे लड़का का ब्याह पड़ा हुआ है, और अगर गेस्ट आएंगे तो कहां रहेंगे बेटा? अगर मान लीजिए दुतल्ला मेरी झोपड़ी है तो पहला आदमी यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, और चौथा फील गुड करने के लिए कहा जाएगा ऊपर। यानी कि लोअर एनर्जी सेट में 3 और हायर एनर्जी सेट में 1। आंसर हमारा बी। चलिए 65 का हो गया बी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स ऑफ द लीस्ट मोलर कंडक्टिविटी। देखिए बेटा, मोलर कंडक्टिविटी बताने से पहले मैंने आपको बताया है कि सबका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करिए इसमें। अब देखिए यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहां पे +3 है, यहां पे +3 है, यहां पे +3 है। इट मींस कि सबका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग न्यूट्रल को न्योता देते हैं। जब न्यूट्रल आ जाते हैं और भरपेट खा लेते हैं और खाना बचा होता है, फिर हम लोग एनायन को बुलाते हैं, फिर दरवाजा बंद हो जाता है। फिर यहां पे देखिए CO, यहां पे NH3 बचे 2 लोग, फिर एक दरवाजे के कहां चला गया? बाहर चला गया। यहां पे देखिए CO न्यूट्रल से पहले पूरा का पूरा भर गया, फिर बचे 2, तो ये 2 Cl2 बाहर चला गया। फिर यहां देखिए तो CO 6NH3 और बाकी जितने क्लोरीन बचे वो सब कहां? बाहर चले गए। अब यहां देखिए, यहां टोटल आयन कितने बनेंगे? 2 और 1 3, यहां पे 4, यहां पे 2, यानी इसके पास नंबर ऑफ आयन ज्यादा है, इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा। इसके पास नंबर ऑफ आयन कम है, यानी इसकी कंडक्टिविटी क्या हो गई? कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, ज्योमेट्री ऑफ द सम कॉम्प्लेक्स आर गिवन अगेंस्ट। पहली बात तो देखिए, अगर यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, ज्योमेट्री लीनियर होगी। यहां पर देखिए बेटा, ये जो है कॉन्फ़िगरेशन है 3D5 और वीक फील्ड लिगेंड है। मैंने आपको बताया था बेटा, मोस्टली वीक फील्ड लिगेंड में जो ज्योमेट्री होती है हमारी टेट्राहेड्रल होती है। CuNH3 D9 सिस्टम और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। D9 में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक एक्सेप्शनल केस आपको मैंने बताया था, और बनाता है ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर। ये जो है D8 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है साथ में, तो ये स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। आंसर जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, विच वन इज द मोस्ट लाइकली स्ट्रक्चर ऑफ CrCl36H2O 1/3 ऑफ द टोटल क्लोरीन। बेटा 1/3 का मतलब हुआ कि टोटल क्लोरीन 3 होंगे लेकिन प्रेसिपिटेट होने वाला 1 है। तो आप खोज लीजिए इसको। यहां पर देखिए 2 और 1 3, लेकिन जो बाहर होता है बेटा वही आयोनाइज होता है, जो बाहर होता है वही आयोनाइज होता है। यहां पे देखिए तीनों अंदर है, यहां पर 2 है तो यहां 2 मोल प्रेसिपिटेट बनेगा, यहां 1 मोल प्रेसिपिटेट बनेगा, यहां 1 को नहीं बनेगा, यहां पर 3 मोल प्रेसिपिटेट बनेगा। इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। ये सब आप पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक है। चलिए 68 के बाद है 69, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ। आपको मैंने बेटा ये ऑर्डर लगाया है, आप लोग भूल गए होंगे। आई बाहर सचिन क्लास से फरार, आई बाहर सचिन क्लास से फरार, ठीक है ना। फिर क्या है? ओह आज पानी नहीं आया, इडियट अमोनिया कहां घूम रहा है? तो जानना करते हैं, पहले नेपाल जाएगा, वहां से चाइना, फिर कहां जाएगा? कोलंबो। ये बेटा था आई बाहर सचिन क्लास से फरार, ओह आज पानी नहीं आया, इडियट अमोनिया, नेपाल, चाइना, कोलंबो। ये ऑर्डर है बेटा। जो लिगेंड जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है, जो लिगेंड जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है, उस लिगेंड का अगर ज्यादा स्ट्रांग है तो डेल्टा की वैल्यू उसकी क्या होगी? ज्यादा, और एनर्जी लेवल ज्यादा, और वेवलेंथ क्या होगा? कम। वेवलेंथ कम, बतिया खत्म। तो कह रहा था करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ, यानी जो जितना स्ट्रांग होगा एनर्जी लेवल ज्यादा होगा, उसका वेवलेंथ कम होगा। तो आप देख सकते हैं NO2 सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। 69 का आंसर जो है वो ए हो गया। चलिए 70, सर जरा कोई हो तो पानी बोल दीजिएगा। Which one of the following statement is incorrect? Greater the stability constant। हम लोग जानते हैं बेटा स्टेबिलिटी कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन उतना ज्यादा होगा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। चार्ज ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट उतना ज्यादा होगा। चिलेट कॉम्प्लेक्स हैव लो स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ये वाला ऑप्शन आपका बेटा गलत जा रहा है। क्यों? क्योंकि जहां चिलेशन होता है वहां पे रिंग फॉर्मेशन जहां होता है वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होगी तो सिस्टम हमारा क्या होगा? स्टेबल होगा, ठीक है ना। वहां पे हमारा सिस्टम जो हो जाता है बेटा वो स्टेबल हो जाता है। ये बातें आपको मैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के अंदर बता चुका हूं।
तो 70 का आंसर आ जाएगा डी। चलिए बेटा आते हैं फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहले तो आप देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स क्या होती है। ये देखिए K इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी। हम इसको लिख सकते हैं KT इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी। मैंने इसको उठा के इधर फेंका तो AT इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी आ गया। Y इज इक्वल टू C माइनस क्या आ गया, MX आ गया। ठीक है ना। हमारा जो ग्राफ बनेगा, अगर मैं ग्राफ बनाता हूं AT और T में, तो ये स्लोप जाएगा और ये हमारा इंटरसेप्ट होगा, यानी स्ट्रेट लाइन विथ निगेटिव स्लोप, नॉन जीरो इंटरसेप्ट। आंसर हमारा डी। चलिए 87 देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान से इसको लगाना है। आप इसका पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिख लीजिए। AB5 DAB अपॉन DT 1/4 DB अपॉन DT। भाई रिएक्टेंट के आगे माइनस लगा दीजिए। ठीक, अब इनकी वैल्यू आपको दी हुई है, वो वैल्यू रखिए। इसका वैल्यू मैंने लिखा AB5, ठीक है, और यहां पे लिखा तो 1/4 AB5। यहां पे देखिए ये कैंसिल और K1 इक्वल टू 4K आ गया, यानी कि K1 इक्वल टू 4K, K1 इक्वल टू 4K। आंसर सी इज करेक्ट। 88 एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। पहले ध्यान से सुनिए, हमने आपको बताया है अगर एंडो हो और वहां टेम्परेचर बढ़ाओ तो रिएक्शन किधर चलती है, फॉरवर्ड। एक्सो में टेम्परेचर घटाओ तो रिएक्शन किधर चलेगी, फॉरवर्ड। हमें क्या करा, इन ऑर्डर टू डिस्प्लेस द रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, मैं रिएक्शन को बैकवर्ड चलाना चाहता हूं और एक्सो में रिएक्शन बैकवर्ड चले, इसके लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज्यादा। एक्सो में रिएक्शन बैकवर्ड चले तो उसके लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज्यादा। फिर कह रहा है नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट आर मोर देन, यानी रिएक्टेंट का मोल यहां पर ज्यादा है और प्रोडक्ट का मोल जो है वो कम है, और हम बैकवर्ड चलाना चाहते हैं, इसके लिए प्रेशर हमारा क्या होना चाहिए, कम। मैंने आपको बताया PHL, PHL प्रेशर बढ़ाने पर हाई टू लो। सबसे आसान तरीका है, पागल हुआ लौंडा। ठीक है ना, याद रखिएगा प्रेशर बढ़ाने पर किधर से किधर जाता है, हाई टू लो। तो यहां पे लो प्रेशर हो गया। फिर कह रहा हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जब भी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में चलाना चाहती है, जिससे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए। तो 88 का आंसर हो गया बी। चलिए नाउ कम टू द 89 2SO2 प्लस O2 2SO3 रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक है। लार्ज एक्सेस O2 इज एडेड, जब आप O2 डालेंगे, मैंने O2 का कंसंट्रेशन बढ़ाया, रिएक्शन इसको घटाना चाहती है और घटाने के लिए रिएक्शन किधर चलाएगी आपकी, फॉरवर्ड, यानी इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन ए राइट साइड, लेफ्ट टू राइट। ठीक है ना। चलिए 89 का ए हो गया। बस देखिए अब एकदम खत्म होने वाला है। इन इक्विलिब्रियम रिएक्शन फॉर डेल्टा जी इक्वल टू 0, अभी अभी बेटा आपने ताजा ताजा फॉर्मूला पढ़ा है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस RT या 2.303 RT लॉग बेस 10K। अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो बेटा इसे डिवाइड कर दो, सब 0 हो गया, आपको मिल गया लॉग बेस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर K इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर 0, वैल्यू आ गई 1, यानी आंसर मार दिया हमने 1। चलिए उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल फेवर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HX। आप HX बनाना चाहते हैं, एंडोथर्मिक है, तो टेम्परेचर को क्या रखिए, हाई। और यहां देखिए 1 मोल है और यहां 2 है, अब लो टू हाई चलाना चाहते हैं तो प्रेशर रहेगा लो, यानी 91 का आंसर हो गया बी। फिर हम लोग कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये देखिए इसका तो मैंने बहुत शानदार तरीका बताया है। आपका ये टारगेट रिएक्शन है, टारगेट को देखो, आप टारगेट को देखो और ऊपर सेटिंग करो। ये बताओ CH4 सेम साइड है, इसका मतलब ये प्लस होगा, ठीक। उसके बाद देखिए CO2 सेम साइड है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, प्लस। आंख बंद करके खटाक से मान लोगे K3 इक्वल टू K1 इंटू K2, यानी सीधे मारा K3 इक्वल टू K1 इंटू K2, आंसर सी इज करेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन बेटा बहुत पूछे जाते हैं। गिव द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कोई भी IUPAC निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस इज सपोज बेटा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट तुम निकालना चाहते हो तो ये देखो बेटा, ये हुआ x, ये 0 इंटू 4, ये 0, ये -1 इंटू 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया +3। x की वैल्यू आपने +3 यहां पे निकाल ली। अब देखो ये अमीन है
और ये एक्वा है और ये ब्रोमो है, पहले कौन लिखा जाएगा? देखिए पहले अमीन लिखा जाएगा, ये अमीन होगा बेटा, AM और ये AQ, तो ये बेटा विनर हो गया AM, फिर एक्वा। ये टेट्रा को हम लोग कभी कंसीडर नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो टेट्रा अमीन, एक्वा, ब्रोमो, कोबाल्ट, थर्ड नाइट्रेट। चलिए 93, उसके बाद आते हैं 94। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयोनाइजेशन? देखिए बड़ा आसान तरीका है बेटा, मैंने आपको बताया, अंदर वाला बाहर और बाहर वाला अंदर, यानी अंदर बाहर जहां भी आपको दिखाई दे समझ लीजिए वो क्या? आयोनाइजेशन। न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल दिख जाए तो हाइड्रेट, कहीं भी अगर एम्बिडेंटेड ग्रुप दिख जाए तो वो क्या है? लिंकेज, और कहीं भी दो ब्रैकेट दिख जाए तो समझ लो क्या है? आपका कोऑर्डिनेशन। अब यहां देखिए Br यहां घर के अंदर है तो अगले वाले में क्या होना चाहिए? बाहर। 94 का आंसर है ए। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव? मैंने आपको बताया है अगर बाइडेंटेड लिगेंड 3 हो तो 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये भी देखिए बाइडेंटेड 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये एग्जांपल मैंने आपको बताया हुआ, अगर रट ढालो एग्जाम में आना ही आना है बेटा। जैसे देखो ये CO है, ठीक है ना, ये CO है, ये Cl है, ये Cl है, ये इथाइलिन डाइयमीन है, ये इथाइलिन डाइयमीन है। इसका मिरर इमेज भी इसके ऊपर सुपर इंपोज करेगा और इसको काटोगे तो दो बराबर भागों में भी कट जाएगा, इसलिए ट्रांस वाला जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? देखिए बेटा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन देखिए, D5 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, D2sp3 इनर, यहां देखिए D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इनर, यहां पर देखिए D3 ऑलवेज इनर, यहां पे D5 वीक फील्ड लिगेंड, तो बेटा यहां पर हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। 96 का आंसर क्या हो गया? C हो गया। तो बेटा ये देखिए ये थे आपके आज के क्वेश्चंस जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, और बेटा आपने देखा होगा कि हर वैरायटी के क्वेश्चंस थे आपके, कहीं पे बहुत अच्छे क्वेश्चन से आपका सामना हुआ, कहीं पे थोड़े से इजी क्वेश्चन भी हुए, कहीं पर आपने बड़े अच्छे से बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर लिया, और कहीं देखा बेटा कैलकुलेशन ने आपको फंसाया भी होगा। तो आपको पूरी वैरायटी हमने आपको यहां पे दिया है बेटा, ताकि आपके पेपर में किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो आप कहीं भी परेशान नहीं होना है बेटा। आपको हर तरह का मैंने यहां पे टेस्ट कराया है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको यही कहना चाहता हूं, पेपर कैसा भी हुआ हो परेशान मत होना तुम, बस ये है जितनी गलतियां हुई हैं उन गलतियों को पहचानिए और वो गलतियां फिर दोबारा नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज है बेटा जो आपके दिमाग में रखनी है आपको, कि ये गलती जो हो गई वो दोबारा नहीं होगी। ये अपने दिमाग में बैठा लो बेटा। मैं बार बार कहता हूं अपनी गलतियों को एक जगह नोट करिए, और वो गलती फिर दोबारा मिस्टेक रिपीट ना होने पाए इस पे आपको विशेष ध्यान देना है बेटा। तो वो गलती आपकी कभी रिपीट नहीं होगी, बस दिमाग में आपके हमेशा आना चाहिए, क्योंकि गलतियों को एक जगह कहीं नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद उसको देखते रहिए, और जिन चीजों को बेटा हम ज्यादा अवेयर हो जाते हैं ना वो गलती हमसे रिपीट नहीं होती है। मेरे प्यारे बच्चों इस 9 वर्ष पे नए साल में आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। ये 9 वर्ष जो आपका आ रहा है, इस 9 वर्ष में सभी लोग, मैं चाहता हूं कि अगला 9 वर्ष आप लोग सभी लोग मेडिकल कॉलेज में मनाएं, और वहां से आप लोगों को मैं हैप्पी न्यू ईयर विश करूं और आप लोग का हैप्पी न्यू ईयर विश मिलते रहे। और जाते जाते बेटा कुछ लाइनें आप लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। कहना है नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, हर बार तुमको कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जरूर ध्यान दीजिएगा बेटा, ये स्पेशली आप लोगों के लिए है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल जाए उसे खोया नहीं करते, और हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो मेरे प्यारे बच्चों ये टफ टाइम चल रहा है तुम्हारा, बहुत ठंडी पड़ रही है, लेकिन आपको लग रहा है नींद खूब आ रही होगी, लेकिन ये वही वक्त है बेटा अपने आप को तपाने का, जलाने का और अपने आप को प्रूफ करने का। तो वन डे यू विल प्रूव बेटा कि तुम जो आज इस ठंड में, जितनी ठंड में तुम्हें खूब नींदें आ रही होंगी, लग रहा होगा सो जाए, अपने आप को बेटा तुम
किकुड़ के सिकुड़ के जो अपने आप को कष्ट दे रहे हो ना, वही कष्ट एक दिन तुम्हारे सपने के रूप में साकार होने वाला है बेटा। तो फिर मैं जाते जाते कहना चाहता हूं बेटा, ऑल द बेस्ट, डोंट गिव अप, हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए बेटा, सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं फिर अगले टेस्ट में। ऑल द बेस्ट।